हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई थिंक आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं स्टेटूटरी अपडेट जो आपके जीएसटी के अंदर आपके आए हैं और ये आपके जनवरी 2025 में एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जनवरी 2025 के जो स्टेटूटरी अपडेट जीएसटी के अंदर है उनको आज अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। हालांकि काफी कुछ पॉइंट तो मैंने क्लास के अंदर आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, जो कि आपके स्टेटूटरी अपडेट हुए थे तो मैंने क्लास के अंदर आपको ऑलरेडी स्टडी करा दिए थे। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको गो थ्रू हो रहा हूं कि जो जो स्टेटूटरी अपडेट पोर्टल पे दिए गए हैं उनको अपन यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आपके जनवरी स्टेटूटरी अपडेट है जीएसटी के अंदर जनवरी 2025 एग्जामिनेशन के लिए। तो जीएसटी के जो स्टेटूटरी अपडेट है उनकी अपन बात करने जा रहे हैं। तो जीएसटी शॉर्ट में अपन लिखते हैं जनवरी 2025 एग्जामिनेशन। एग्जाम के लिए ये आपके इंपॉर्टेंट स्टेटूटरी अपडेट है जिनको अपन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। अब देखो अपन बात करते हैं जनवरी 2025 में जो एग्जाम होने जा रहे हैं उस पे फाइनेंस एक्ट तो 2023 लगेगा, क्योंकि काफी बच्चों का मेरे पास कॉल आ रहा है कि सर इससे फाइनेंस एक्ट 2024 लगेगा या 23 लगेगा। तो बेटा आपके एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2023 ही एप्लीकेबल होगा, लेकिन इसके अंदर जो नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर आए हैं वो 30 जून 2024 तक के इस पे एप्लीकेबल रहेंगे, यानी जो आपके 24 तक के हैं वो इसके ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे। तो जून 30, 2024 तक के जो स्टेटूटरी अपडेट आपके आए हैं वो इसके ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे। तो नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर इश्यू अप टू 30 जून 2024 तक के आपको इस पे स्टडी करने होंगे। तो अब देखो अपन यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ आपके सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर 2 के साथ मैं स्टडी करा रहा हूं, जिसके अंदर मैंने आपके गुड्स की डेफिनेशन बताई थी। तो गुड्स की डेफिनेशन के अंदर मैंने बताया था गुड्स ऑल काइंड ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑल काइंड ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी बट एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज। सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 के अंदर आपको बताता है, लेकिन इसमें इंक्लूड कर लेता है एक्शनेबल क्लेम, और उस एक्शनेबल क्लेम के अंदर ही काफी बड़ा यहां पर चेंजेस होके आया है। एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कुछ कीवर्ड नए ऐड हो गए हैं। पहले क्या था? कसिनो, आपको ध्यान हो कसिनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन गेमिंग एक्सक्लूड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द शेड्यूल 3 से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। अब टू क्लैरिफाई दैट टैक्स लायबिलिटी एंट्री 6 शेड्यूल 3 अमेंडेड। अब वो पहले शेड्यूल 3 क्या है? नेगेटिव लिस्ट। सर नेगेटिव लिस्ट जिसके ऊपर ना तो आपके गुड्स है ना ही वो आपकी सर्विस है, ना तो गुड्स है ना ही सर्विस, तो जीएसटी लगने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। लेकिन उसमें अमेंडमेंट डाल दिया और उनको अब क्या कर दिया है? टैक्सेबल कर दिया गया है स्टूडेंट। और टैक्सेबल करते हुए उनको किस में इंक्लूड कर दिया है? अब गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है। तो यहां आप देखोगे ये गुड्स की डेफिनेशन में काफी बड़ा मेजर चेंजेस होके आया है, काफी बड़ा मेजर चेंजेस होके है। कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 एंट्री 6 हैज बीन अमेंडेड बाय द सीजीएसटी अमेंडेड एक्ट 2023। एक्शनेबल क्लेम में जैसे अपन बात करते हैं बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी तो पहले से थे, और अब ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में उन्होंने कवर किया बैटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग को इसमें कवर कर लिया और कवर करते हुए जीएसटी के लिए लायबल बना दिया गया। तो अब ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो आपको ध्यान में रखना है, और स्टूडेंट जो रेड कलर से डिनोटेड हो रहे हैं ना, रेड कलर से डिनोटेड हो रहे हैं, इनको बहुत ध्यान से देखना है। कसिनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग को उन्होंने एक्शनेबल क्लेम के अंदर रख लिया, और उनके ऊपर टैक्स देने के लिए किस में कवर करेंगे स्टूडेंट? हम गुड्स की डेफिनेशन में कवर कर लेंगे, गुड्स की डेफिनेशन में कवर कर लेंगे, क्योंकि जीएसटी चार्ज होने के लिए या तो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, तो उन्होंने एक्शनेबल क्लेम के अंदर इनको रखा गया। और एक्शनेबल क्लेम किस में कवर करता है? अपने आप को इसमें गुड्स की डेफिनेशन में इनको कवर कर जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 से इन्हें गुड्स के अंदर कवर कर लिया गया। हालांकि मैंने क्लास में सारा आपको कराया रखा है। इसी के साथ साथ अपन बात करते हैं यहां पर आगे
कि स्पेसिफाइड एक्सएमएल क्लेम के अंदर कुछ आपके नए टर्म्स भी ऐड हुए, जैसे अपन बात करते हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग है, ये क्या है? ऑनलाइन गेमिंग, जो ऑनलाइन मोबाइल वगैरह पर, कंप्यूटर वगैरह पे आप गेम खेलते हो, तो वो भी इसमें आपके कवर हो गए। विच प्लेयर पे द डिपॉजिट मनी और मनी वर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल असेट्स को भी उन्होंने कवर कर लिया, वीडीए को भी इसमें कवर कर लिया गया है। और स्किल वगैरह टैलेंट से आप खेल रहे हो तो वो पूरा का पूरा इसमें कवर कर रखा है। ये डेफिनेशन दे रखी है जो कि इतना कोई काम की नहीं है। अब आते हैं आगे, सेकंड स्टेटरी अपडेट इसके अंदर दिया गया है, सप्लाई ऑफ फूड बेवरेज एट सिनेमा हॉल, एट द सिनेमा हॉल टैक्सेबल एज ए रेस्टोरेंट सर्विस। देखो जब अलग से दिया गया है तो टैक्सेबल होगा रेस्टोरेंट सर्विस में, तो वो स्टूडेंट आपका टैक्सेबल होगा रेस्टोरेंट सर्विसेज के अंदर। सिनेमा और इस केस में आप कह रहे हैं सिनेमा हॉल, फूड एंड बेवरेज रेस्टोरेंट सर्विसेज है, तो वो इस केस में टैक्सेबल होगा। यदि सेपरेटली दिया गया है तो रेस्टोरेंट सर्विस में काउंट करेंगे, तो रेस्टोरेंट सर्विस ही मान जाएगा। जैसे अपन देखते हैं कि रेस्टोरेंट सर्विस में आप बात करते हैं जो स्टॉल्स लगी होती हैं, कियोस्क होते हैं, काउंटर्स होते हैं और रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो वो इस केस में आपके कवर्ड है, वो पूरे पूरे इसमें कवर्ड है। मैं आपको लिख देता हूं, मे बी रन रिफ्रेशमेंट ईटिंग स्टॉल्स, कियोस्क, काउंटर्स, रेस्टोरेंट्स, ये इस केस में आपके आ गए। रेस्टोरेंट पूरा लिख लो, रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट्स इसमें आपके कवर्ड हो गए। तो ये इसमें सिनेमा हॉल्स इसमें आ रहे हैं, फूड एंड बेवरेज रेस्टोरेंट आपके सर्विसेज में ही कवर्ड किए जाएंगे और उस पे रेस्टोरेंट सर्विसेज का कंसेप्ट एप्लीकेबल किया जाएगा। यानी जीएसटी किस तरह से कैलकुलेट होगा, जैसे अपन रेस्टोरेंट सर्विस पे लगाते हैं वैसे ही स्टूडेंट इनके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। लेकिन इशू कहां आता है कि जब अपन मूवी टिकट बुक कराते हैं ऑनलाइन, जैसे बुक माई शो पे अपन जाते हैं और बुक माई शो पे जाकर अपन ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करा रहे थे, तो वहां मूवी टिकट के साथ साथ अपन, जैसे कई बार आपके पास वाउचर आता है कि साहब अभी मूवी टिकट के साथ यदि आप यहां पर पॉपकॉर्न वगैरह का, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का आप ऑप्शन एग्जीक्यूट करते हो तो 50% ऑफ वगैरह होता है और आप मूवी टिकट के साथ ही ऑनलाइन वो बुक माई शो पे जाके आप बुक कर लेते हो। तो इसे उन्होंने कंपोजिट सप्लाई माना गया। इसे क्या माना गया स्टूडेंट? कंपोजिट सप्लाई माना गया। और कंपोजिट सप्लाई मानते हुए जो मेन सप्लाई है, जो आपकी मेन सप्लाई है, उस मेन सप्लाई की रेट यहां पर इसके ऊपर चार्ज रहेगी। यानी जो सिनेमा हॉल की रेट्स है, सिनेमा हॉल यानी मूवी की टिकट्स की रेट है, वही इस फूड एंड बेवरेज के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। दिस द कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई में आके माना जाएगा। वेयर द सेल्स ऑफ सिनेमा टिकट्स एंड सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेज आर क्लब टुगेदर एंड सच बंडल सप्लाई satisfied the test of the composite supply. The entire supply will attract GST at the rate applicable to service of the exhibition of the cinema and the principal supply. और जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसी की रेट लगेगी क्योंकि दिस कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई में मानता हूं तो मैं प्रिंसिपल सप्लाई ही की जो रेट है पूरी सप्लाई के ऊपर प्रिंसिपल सप्लाई की ही रेट लगेगी। तो दिस बुक माई शो सेल्स करें सिनेमा हॉल, फूड एंड वाउचर टिकट्स, तो दिस बंडल सप्लाई, और बंडल सप्लाई मानेंगे तो कंपोजिट सप्लाई। टैक्सेबल होगा प्रिंसिपल सप्लाई, तो एग्जीबिशन ऑफ द सिनेमा, एग्जीबिशन ऑफ द सिनेमा हॉल के अंदर आपने एक साथ ही फूड एंड बेवरेज आपने बुक करा लिया मूवी टिकट के साथ, तो दिस कंपोजिट सप्लाई मानते हुए है प्रिंसिपल सप्लाई के रूप में वो टैक्सेबल आपके हो जाएगा। हालांकि मैंने क्लास में भी, जिन्होंने स्टूडेंट आपने देखा होगा क्लास में अपने, तो क्लास में मैंने ये करा दिया गया। लेकिन इसके अलावा कुछ टर्म्स और नए नए ऐड हुए हैं, उनको अब अपने यहां पर डिटेल से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो ये थोड़ा स्टूडेंट नया ऐड हुआ है जिसको कि अपन यहां पर बात करते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑन द liability to pay GST in respect of the warranty replacement of the part of replacement part repair service during the warranty period, during the warranty period।
वारंटी replacement of part and repair service. रिपेयर सर्विस। तो सीधी सी बात है, यदि हमने कंपोजिट सप्लाई के रूप में प्रोवाइड किया गया है उनको, यदि सप्लाई के दौरान ही हमने उनका पैसा चार्ज कर लिया, जैसे अपन कहते हैं 1 ईयर की वारंटी रहेगी, जो भी पार्ट्स वगैरह खराब होगा हम आपके ठीक करके देंगे, तो ऐसे केस में हमने उसका पैसा पहले ही चार्ज कर लिया और उसे कंपोजिट सप्लाई के रूप में चार्ज करते हुए हमने वो अमाउंट लिया था। तो अब हम उसका फ्री में रिप्लेस करके दे रहे हैं, तो उसका पैसा पहले ही चार्ज कर चुके हैं और उसे कंपोजिट सप्लाई मानते हुए उसका टैक्स पहले ही जमा हो चुका है, तो अभी उस पर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हमने कस्टमर से कुछ अलग से अमाउंट चार्ज कर लिया पार्ट्स वगैरह के लिए, तो भैया चार्ज कर लिया तो आपको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। तो इसी चीज को यहां पर बताया गया इशू। देयर आर केस वेयर द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM or a warranty for goods supplied by him to customer and provide the replacement part repair service to customer during the warranty period। कब दे रहा है? During the warranty period without separately charge from any consideration at the time of such replacement and service, whether GST would be payable on such replacement of part or supply of the repair service without any consideration from the customer as a part of the warranty। तो कैसे करेंगे? देखो सीधा सिंपल सी बात है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, टैक्स अमाउंट ऑलरेडी चार्ज एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स, तो अब उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। नो फर्दर जीएसटी इज चार्जेबल ऑन सच रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्ट। इफ द एडिशनल अमाउंट कंसिडरेशन के रूप में चार्ज किया जा रहा है, तो उस एडिशनल अमाउंट पे आपको जीएसटी देने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। इन सच केस where the manufacturer provide the replacement of parts and repair service to customer during the warranty period, without separate charging any consideration at the time of such replacement repair service, no further GST is chargeable. No further GST is chargeable on such replacement of parts or repair service during the warranty period। लेकिन यदि आपने कुछ अलग से अमाउंट चार्ज कर लिया, if any additional consideration is chargeable by the manufacturer from the customer, either the replacement of any part for any service, then GST will be payable। तो फिर उस पर GST पे करना है, तो फिर उस पर GST will be payable। तो एडिशनल अमाउंट चार्ज करें तो जीएसटी उस पर पे करना ही करना पड़ेगा। तो दोनों पार्ट्स में हो गया, नो फर्दर जीएसटी चार्ज, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करना। जब हम कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ले नहीं रखे तो उस पर जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। आई थिंक क्लियर है सभी को। अब आते हैं सेकंड पार्ट इस पे। तो देखो स्टूडेंट, अपन बात करते हैं इधर, इसमें लेके चल रहे हैं whether GST would be payable on replacement of part and repair service provided by the distributor without any consideration from the customer as a part of warranty on behalf of the manufacturer, जो कि behalf of the manufacturer पे करके दे रहा है, और उसके लिए कोई अलग से अमाउंट चार्ज नहीं कर रहा, तो अगेन वो जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अलग से अमाउंट चार्ज कर रहा है तो फिर जीएसटी उस पर लगेगा। देयर एनी इंस्टेंस वेयर ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ए कंपनी प्रोवाइड रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्ट, कौन प्रोवाइड कर रहा है इस बार? डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कंपनी, रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्ट्स रिपेयर सर्विस टू द कस्टमर एज ए पार्ट ऑफ द वारंटी ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर, नो सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज for such distributor in respect of the said replacement or repair of service for the customer. In such case, no consideration is being charged by the distributor from the customer. No GST would be payable.
by the distributor on the said activity, or the providing the replacement of parts and repair service to the customer. If additional consideration is charged by the distributor from the customer, either for the replacement of any part or for any service, then the GST will be payable on such supply with respect of such additional consideration, for such additional consideration. तो आंसर सिमिलर है, सेम है। अब आता है ये इशू 3, इन द अबव सिनेरियो वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट to the customer as part of the warranty on behalf of the manufacturer, whether any supply involved between the distributor and manufacturer. अब अपन बात करें सप्लाई किस किस के बीच में बता रहे हैं, सप्लाई की अपन बात कर रहे हैं बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर। और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में आपको देखने की सप्लाई है या नहीं है। तो इसके लिए 4 केसेस हैं। फोर केस अपन चेक करेंगे यहां पे। पहला केस, देयर मे बी केस वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस parts to the customer under a warranty either by using his stock, खुद का स्टॉक यूज कर रहा है, using his stock, or by purchasing from third party and charge consideration for the parts so replace from the manufacturer। से पैसा चार्ज कर लेते हैं। by issue a टैक्स इनवॉइस, जो इनवॉइस इशू करते हैं जीएसटी लगेगा, सप्लाई है, फॉर द सेड सप्लाई मेड बाय हिम टू द मैन्युफैक्चरर। इन सच केस जीएसटी वुड बी पेबल, तो जीएसटी पेबल होगा, पेबल बाय द डिस्ट्रीब्यूटर ऑन द सेड सप्लाई बाय हिम टू द मैन्युफैक्चरर। सीधा सिंपल सी बात है, उसने अपना खुद का स्टॉक यूज किया या फिर वो परचेज करके लेके आ रहा है सामान थर्ड पर्सन से, और फिर उसके लिए वो बिल रेज कर देता है मैन्युफैक्चरर को, तो मैन्युफैक्चरर उसके लिए पैसा देगा उसको, तो ये सप्लाई मानी जाएगी और जीएसटी उस पर लगेगा। तो जीएसटी वुड बी पेबल बाय द डिस्ट्रीब्यूटर ऑन द सेड सप्लाई बाय हिम टू द मैन्युफैक्चरर। देयर मे बी केस वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर रेज ए इनवॉइस, डिस्ट्रीब्यूटर रेज ए रिक्विजिशन टू द मैन्युफैक्चरर फॉर द पार्ट्स। अब डिस्ट्रीब्यूटर रेज ए रिक्विजिशन टू द मैन्युफैक्चरर फॉर द पार्ट्स टू बी रिप्लेस्ड बाय हिम अंडर द वारंटी एंड द मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड द सेड पार्ट्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ द रिप्लेसमेंट टू द कस्टमर एज ए पार्ट ऑफ द वारंटी। In such a case where the manufacturer is providing such part to the distributor for the replacement to the customer during the warranty period without separate charging the consideration at the time of such replacement, no GST is payable, तो उस पर GST चार्ज नहीं होगा। इसमें तो ये क्या कर रहा है, खुद का स्टॉक यूज कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर है, his stock and raise the bill, issue the invoice, tax invoice, तो जीएसटी लगेगा।
लेकिन दूसरे केस में यहां पर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा है बी, टू डिस्ट्रीब्यूटर। उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी। क्लियर है दोनों पॉइंट अपने? आगे देयर मे बी केस वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस द पार्ट टू द कस्टमर under the warranty out of the supply already received by him for the manufacturer, and the manufacturer issue a credit note, उसको credit note issue कर रहा है, manufacturer issue the credit note in respect of the parts so replace subject to provision of section 34(2) of CGST Act accordingly, तो tax liability may be adjusted by the manufacturer। तो उस केस में मैन्युफैक्चरर क्रेडिट नोट इशू करा है, जीएसटी लगेगा। इशू एक क्रेडिट नोट। देयर मे केस वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस द गुड्स इट्स पार्ट्स टू कस्टमर अंडर द वारंटी बाय using stock and then raise the a requisition to the manufacturer for the goods, तो सप्लाई है। तो ऐसे केस में as the case में भी the manufacturer then provide the said goods or parts as the case में भी distributors thought a delivery चालान without separate charging, अभी कोई चार्ज नहीं करा, without separate charging consideration at the time of supply of the replacement in such case, तो no GST is payable on such replacement of goods, तो उस पर GST चार्ज नहीं होगा। वहां रिप्लेसमेंट हो रहा है, मैन्युफैक्चरर ने खुद का गुड्स यूज किया, तो उसे यहां पर GST चार्ज करने के लिए लायबल नहीं माना जाएगा, नो GST। distributor the goods replace the goods by using his stock and then raise in requisition a requisition to the manufacturer और मैन्युफैक्चरर उसको गुड्स प्रोवाइड करता है। प्रोवाइडेड said goods without separate consideration charge। तो भैया जीएसटी नहीं लगेगा, तो फिर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो नो जीएसटी। क्लियर है सभी को? तो फिर उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ये 4 केस थे, चारों केस मैंने यहां पर करा दिए, 4 इंसिडेंट्स थे। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे चलते हैं।
where the distributor provide repair service in addition to replacement of parts otherwise to the customer without any consideration as part of warranty on behalf of the manufacturer, but charge the manufacturer for such repair service either by way of issue of tax invoice or debit note. Issue of tax invoice, debit note, where the GST would be payable on such activity by the distributor. Yes, there is supply, तो debit note issue कर दिया तो supply है of service by the distributor and the manufacturer is the recipient of supply of the service repair service in accordance with the provision of section this one. तो GST would be payable on such provision of the service of the distributor to the manufacturer. तो सीधी सी बात है, इस केस में आपका क्या होगा, डेबिट नोट इश्यू कर दिया, provides service and issue of tax invoice or a debit note. तो जैसे ही इनवॉइस इशू कर दिया तो उसको सप्लाई माननी है, तो भैया इसको सप्लाई माननी है. देयर इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, GST would be payable. क्लियर है, तो इस पे GST आपके इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, GST वुड बी पेबल. क्लियर है स्टूडेंट, आगे अपन केस लेके चलते हैं. इसमें समटाइम कंपनी प्रोवाइड द ऑफिसर टू एक्सटेंड वारंटी. जैसे कई बार होता है ना, अपन एक्सटेंड वारंटी देते हैं तो उसके लिए अलग से पैसा चार्ज करते हैं, अलग से पैसा चार्ज कर रहे हैं तो सेपरेट सप्लाई मानी जाएगी और वो GST के लिए लायबल मानी जाएगी, सेपरेट सप्लाई और सर्विस मानी जाएगी. समटाइम कंपनी प्रोवाइड ऑफर एक्सटेंडेड वारंटी टू बी कस्टमर which can be availed at the time of the original supply just before the expiry of extended warranty period. Whether GST would be payable on both cases? Yes. पहली चीज है, if a customer enter into an agreement extended warranty with the supplier of the goods at the time of original supply, then the consideration for such extended warranty become part of the value of composite supply. तो फिर वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बन जाएगी और जो प्रिंसिपल सप्लाई की रेट है वही इस पे चार्ज होगी. एंड प्रिंसिपल सप्लाई बीइंग द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड GST वुड बी पेबल अकॉर्डिंगली. However, if the supply of extended warranty by a person different from the supplier of the goods, then supply of extended warranty will be treated as a separate supply from the original supply of goods, will be taxable as a supply of service. Taxable supply of service. In case where a consumer enter into an agreement extended warranty at any time after the original supply, then the same shall be treated as a
supply of service distinct from the origin supply of goods supply. The said extended warranty shall be liable to discharge GST. The supply of service, ये तो क्या हो गया आफ्टर extended warranty after the original supply. तो इसको क्या मानना है, सप्लाई ऑफ सर्विस। और जीएसटी के लिए लायबल होगा सप्लाई ऑफ सर्विस। जीएसटी, और इधर भी एक्सटेंडेड वारंटी है, लेकिन ये जो वारंटी मानी जाएगी एट द टाइम ऑफ सप्लाई मानी जा रही है, तो कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी। एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई। तो इसे कंपोजिट सप्लाई भी मान सकते हो। इसके दो पार्ट ले सकते हो। कंसीडरिंग एक्सीडेंट वारंटी पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई उसमें मानते जाएंगे। Different from supplier. So same supplier, तो इसको कंपोजिट सप्लाई माननी है। तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई के बिहाफ पर टैक्सेबल होगी, उधर वो डिफरेंट सप्लाई मानी जाएगी, और डिफरेंट सप्लाई मानते हुए एक्सटेंडेड वारंटी जो सप्लाई और सर्विस की तरह टैक्सेबल होगी उस हिसाब से अपन टैक्सेबल कर जाएंगे। अब एक और आता है इस चैप्टर में क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग किसके लिए है, क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्स लायबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द सब्सिडियरी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी कैन नॉट ट्रीटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, कैन नॉट ट्रीटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। तो क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्स लायबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन ए सब्सिडियरी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी, जैसे होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी ऑफ द शेयर्स, तो नॉट ट्रीटेड एज ए सप्लाई, तो इसे नहीं मानना है। तो एक्टिविटी ऑफ होल्डिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी by the holding company per se cannot be treated as supply of service by the holding company to the said subsidiary company, को इसको सप्लाई नहीं मानना होगा, तो इसको सप्लाई आपको नहीं मानना है। ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपके। अब अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 के स्टैट्यूटरी अपडेट्स। देखो चैप्टर नंबर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी, जिसके अंदर जैसे आपने देखा होगा कि जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स होते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स को तो हमने किस में रखा गया है, कस्टम एक्ट में, लेकिन गुड्स की डेफिनेशन के अंदर इंपोर्ट ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग है, उसको किस में रख दिया, सर्विसेज के अंदर रख दिया।
लेकिन सर्विस नहीं, गुड्स माना, और गुड्स मानते हुए जीएसटी के अंदर रख दिया गया, क्योंकि ऑनलाइन मनी गेमिंग एक तरह से सर्विस है, लेकिन किसकी डेफिनेशन में आई? गुड्स की डेफिनेशन। आपको मैंने बताया ना एक्शनेबल क्लेम, चैप्टर 2 में एक्शनेबल क्लेम में जो ऑनलाइन गेमिंग है उन्होंने एक्शनेबल क्लेम के अंदर रखा है, और एक्शनेबल क्लेम में रखते हुए उसे गुड्स माना, और गुड्स पे लगता है कस्टम ड्यूटी, तो ये डिस्प्यूट होता है। लेकिन कस्टम ड्यूटी ना लगाते उन्होंने इसको क्या कवर किया, सर्विसेज के तरह ट्रीट करते हुए उन्होंने जीएसटी लगाने के लिए कवर कर लिया, और जीएसटी लगेगा, अब उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, और लगेगा कैसे? गुड्स के रूप में। तो डिस्प्यूटेड हो गया कि सर्विस है लेकिन डेफिनेशन गुड्स में रखते हैं, डेफिनेशन किस में रख रहे हैं? गुड्स में रख रहे हैं। तो ये कह रहा है गवर्नमेंट एम्पावर टू नोटिफाइड गुड्स फ्रॉम होम प्रोविजन टू सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 टू नॉट एप्लीकेबल फॉर लेवी एंड कलेक्शन of IGST, in whom case IGST shall be levied and collect in the manner specified in section 5 subsection 1। ऑनलाइन मनी गेमिंग स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो कि गुड्स के रूप में रखा, और यदि गुड्स को मैं इंपोर्ट करता हूं आउट ऑफ इंडिया से तो कस्टम ड्यूटी लगती है, लेकिन उनका नहीं, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, उस पर जीएसटी लगेगा, टैक्सेबल अंडर द जीएसटी आईजीएसटी विदाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कस्टम ड्यूटी, विदाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कस्टम ड्यूटी, यानी उस पे हमारे लगेगा आईजीएसटी, कस्टम ड्यूटी ना लगते हुए जीएसटी लगेगा। इसके बाद ये एक और उन्होंने सर्विस को इंट्रोड्यूस किया, आप देखोगे, टैक्स ऑन सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। तो कोई भी डायरेक्टर अपनी पर्सनल कैपेसिटी से कोई गुड्स या सर्विस दे रहा है कंपनी को, पर्सनल कैपेसिटी से, डायरेक्टर के अलावा पर्सनल कैपेसिटी से। अपने मकान है, उसने कंपनी को किराए पे दे दिया, रेंट चार्ज कर रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसमें मैंने आपको बताया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सीए की सर्विस दे रहा है कंपनी को, तो भैया वहां फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। रिवर्स चार्ज सिर्फ किस पे लगता है? डायरेक्टर रेम्युनरेशन पे, डायरेक्टर सर्विसेज पे। तो डायरेक्टर सर्विसेज पे आपको रिवर्स चार्ज लगेगा, बाकी की जो पर्सनल कैपेसिटी से दे रहा है उन्हें हमें फॉरवर्ड चार्जेस में ही रखना है, उन पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। मैंने क्लास में भी करा रखा है, बता रखा है, यही चीज है। तो देखो आपको मैंने बता रखा है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डायरेक्टर सर्विस देता है दो तरह से। यदि टीडीएस 192 में डिडक्ट हो रहा है इनकम टैक्स एक्ट में, ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली। तो ये सेक्शन 192 और 194 जे दो सेक्शन होते हैं इनकम टैक्स के अंदर। 192 है तो सैलरी हेड का पार्ट है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो कवर्ड इन द सैलरी, और ये हमारे नेगेटिव लिस्ट में चल जाएगा शेड्यूल 3, और शेड्यूल 3 में चलेगा तो ना तो गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, ना तो गुड्स की सप्लाई है ना ही सर्विस की सप्लाई है, जीएसटी लगेगा ही नहीं। लेकिन यदि 194 जे है, डायरेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड टू द कंपनी टैक्सेबल अंडर द आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा, और टैक्स पेबल बाय द कंपनी, और उस पे कंपनी को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में। और लेकिन मैंने कहा टर्नओवर किसका माना जाएगा? डायरेक्टर का माना जाता है। टर्नओवर किसका माना जाता है? डायरेक्टर का। लेकिन रिवर्स चार्ज में कंपनी को टैक्स पे करना है। लेकिन ये डायरेक्टर सर्विसेज के लिए है, इसके अलावा अदर पर्सनल कैपेसिटी सर्विस दे रहा है, पर्सनल कैपेसिटी की सर्विस है, अदर पर्सनल कैपेसिटी की सर्विस दे रहा है, अदर पर्सनल कैपेसिटी की पर्सनल कैपेसिटी सर्विस दे रहा है, जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सीए की सर्विस दे रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, लेट आउट करा है कंपनी को, टैक्सेबल अंडर द फॉरवर्ड चार्ज एफसीएम में टैक्सेबल होगा। इट्स नॉट कवर्ड अंडर द आरसीएम, तो ये आरसीएम में कवर नहीं होगा, ये टैक्सेबल होगा फॉरवर्ड चार्ज में। ये स्टूडेंट मैंने क्लास में भी आपको अच्छे से करा रखा है, आप देखोगे क्लास नोट्स में भी आपको अच्छे से मिल जाएगा, एक बार देख लो इससे अच्छे से। तो ये हम बात करते हैं
अब देखो इसके बाद कुछ इन्होंने अपडेट और दिए गए, स्ट्रिक्ट अपडेट दिए गए, जिसके अंदर जो जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन थी ना, जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन थी, उनको गवर्नमेंट डेफिनेशन में से यहां पर एक तो रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी इंडियन रेलवे को बाहर कर दिया, यानी अब उसको एक तरह से गवर्नमेंट नहीं मान रहे। तो जो रिवर्स चार्ज की बात हो रही थी ना, उन पे रिवर्स चार्ज नहीं लग के उन पे अब फॉरवर्ड चार्ज ही रहेगा, उस पे फॉरवर्ड चार्ज ही रहेगा। तो सर्विस सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी, टू दी बिजनेस एंटिटी, तो भैया टैक्सेबल अंडर द आरसीएम, पहले भी टैक्सेबल आरसीएम में था, अब भी टैक्सेबल आरसीएम में होगा, लेकिन इन डेफिनेशन में से उसने एक्सक्लूड कर दिया, इन डेफिनेशन में से उसने एक्सक्लूड कर दिया सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो पोस्ट तो पहले से अपन को पता है बाहर हो गया था, अपन ने देखा, और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी इंडियन रेलवे को उन्होंने साथ ही साथ बाहर कर दिया। तो अब इनकी सर्विसेज पे स्टूडेंट FCM फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, अब इनके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। तो जितने भी आपके गवर्नमेंट की सर्विस थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, जो जो आपके इसमें कवर थे, वो तो सब रिवर्स चार्ज में आज भी हैं यदि बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, लेकिन यहां पर एक्सक्लूड कर दिया पोस्ट ऑफिस और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी इंडियन रेलवे को बाहर कर दिया, यानी इन पर अब रहेगा फॉरवर्ड चार्ज। तो इन पे हम क्या रखेंगे, अब फॉरवर्ड चार्ज देंगे। तो जहां जहां ये पॉइंट आपको आ रहे हैं, सबके ऊपर अब आपको फॉरवर्ड चार्ज के साथ ही कैलकुलेशन करनी है। इंडियन रेलवे यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी इंडियन रेलवे पे फॉरवर्ड चार्ज के साथ आपको वर्किंग करनी होगी। इसके अलावा आते हैं टैक्स ऑन द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय ओमनी बस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग द सर्विस थॉट ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज ए कंपनी पेबल बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर। देखो यदि ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी जा रही है तो टैक्स कौन पे करेगा, ई-कॉमर्स ऑपरेटर, लेकिन वो खुद कंपनी है तो कंपनी अपना टैक्स खुद पे करेगी। यदि ये अपन बात करते हैं तो कंपनी खुद है तो कंपनी खुद टैक्स पे करेगी। तो मैंने यहां शॉर्ट में आपके लिख रखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय द ओमनी बस, ये स्टैट्यूटरी अपडेट है, ये स्टैट्यूटरी अपडेट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर बाय एन ओमनी बस प्रोवाइडेड बाय कंपनी, कंपनी है तो टैक्स खुद का खुद पे करेगी। टैक्स ऑन सर्विस पेबल बाय कंपनी इटसेल्फ, कंपनी खुद अपना टैक्स खुद पे करेगी इटसेल्फ। लेकिन अदर देन कंपनीज है, अदर देन कंपनीज है तो टैक्स ऑन सर्विस पेबल बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, टैक्स ऑन सर्विस पेबल बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर उस केस में टैक्स का पेमेंट करेगा, उस केस में टैक्स का पेमेंट कौन करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा। सिंपल सा है, बहुत इजी प्रोविजन है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनी बसेस, ओमनी बेस केस में क्या है, प्रोवाइडेड बाय द कंपनी है तो टैक्स ऑन सर्विस पेबल बाय इटसेल्फ, कंपनी है तो खुद पे करेगी, और अदर देन कंपनी है तो टैक्स ऑन सर्विस पेबल बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब अपन आते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, चैप्टर 4 प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसा आपने देखा होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने कहा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन आपके आता ही आता है हमेशा, अप टू 5 मार्क्स का हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। अच्छा वो स्टैट्यूटरी अपडेट है, आपने देखा होगा कि कई बार होता है ना, अपन देखते हैं रोड टैक्स वगैरह किसी दूसरे स्टेट में सस्ते होते हैं, कम रेट के होते हैं। जैसे जब अपने राजस्थान में महंगा है, कार वगैरह परचेज करते हैं तो वहां पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस महंगा है, हरियाणा में कार परचेज करते हैं तो उस पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम है, तो जीएसटी कम लगता है, तो लोग क्या करते हैं हरियाणा से कार परचेज करना है। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे मान जाएगी, तो यदि वहां पर सप्लायर के पास रिसिपिएंट का एड्रेस मिल जाता है, एड्रेस मिल जाता है, केवल स्टेट भी मिल जाता है, रिसिपिएंट का स्टेट भी मिल जाता है, कौन से स्टेट का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उस स्टेट में चल जाएगी जहां पर रिसिपिएंट सिचुएटेड है, रिसिपिएंट के स्टेट में चल जाएगी। लेकिन यदि रिसिपिएंट का एड्रेस सप्लायर के पास नहीं है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई अपन को क्या माननी है, वहां पर सप्लायर का प्लेस मानना होता है। तो यही चीज आपके आता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, थोड़ा सा अच्छा है पॉइंट, और इस चैप्टर में मैंने कहा एग्जाम में रहता ही रहता है क्वेश्चंस पे। There are cases where the unregistered person purchase goods over the counter, OTC, over the counter पे गए, काउंटर पे जाके
परचेज करे, हरियाणा से कार परचेज करके लेके आ रहे, कैश लेके दे के आ गए इन वन स्टेट एंड देयर आफ्टर ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू अनदर स्टेट, जनरली द स्टेट वेयर द रेजिडेंस, जहां रहता है। फॉर इंस्टेंस टूरिस्ट पर्पज से जा रहा है, हु कम टू स्टेट फॉर द वर्क, टूरिज्म एक्सेट्रा, and purchase goods in that state to take it to their respective state, और अपने respective state में लेके आ जाएंगे। Similarly, जैसे automobile sector, the residents of the state may travel to another state to purchase vehicle from that state to take advantage of the lower registration charge and road tax, which vary from state to state. Thereafter, take the vehicle to their state. B2B प्लेस ऑफ सप्लाई जिसमें आ गया, शोरूम लेके आ गया, तो लोएस्ट रजिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए वो क्या कर लेता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में आप ले जाता है। तो स्टूडेंट ऐसे केस के अंदर यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाएगी, तो एड्रेस ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, इनवॉइस में है, इनवॉइस में है, तो स्टूडेंट प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन recorded in the invoice। लेकिन यदि एड्रेस ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट रिकॉर्डेड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर। लेकिन यदि स्टेट भी हमारे पास अवेलेबल है, तो जिस जगह पर स्टेट का हमारे पास एड्रेस आ जाता है, तो वो जगह हमें प्लेस ऑफ सप्लाई में कंसिडर कर लेनी होती है, तो वो जगह हमें प्लेस ऑफ सप्लाई में कंसिडर कर लेनी होती है। सिमिलरली मेंशन दैट स्टेट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट एड्रेस वुड बी सफिशिएंट, तो वो एड्रेस इसमें सफिशिएंट रहेगा। तो इसको एक बार देख लो स्टूडेंट, मैंने सिंपली वर्डों में लिख दिया OTC, ओवर द काउंटर सेल्स, सेक्शन 10 IGST एक्ट, सेक्शन 10 IGST एक्ट 10 गुड्स के लिए है, 11 इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, 12 सर्विसेज के लिए, जो डोमेस्टिक सप्लाई की बात करता है। तो B2B है जब तक कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, ये अपडेट आया B2C में। इंसर्ट न्यू क्लॉज A, वेयर supply of goods made to unregistered person, where the address of unregistered person is recorded in the invoice, invoice में रिकॉर्ड में है, तो लोकेशन एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, और नो तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर। इफ कंप्लीट एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट अवेलेबल, the simply mention of the state, the place of supplies of that state, place of supply of that state, ये इस केस में आपके बताता है। तो ये देख लो, ये काफी अच्छा स्टैट्यूटरी अपडेट्स है इस केस में आपने दिया गया है। अब देखो इसके बाद आते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट सेक्टर, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर। तो देखो इसके लिए दो इश्यू दे दिए गए। एक तो अपने क्या होता है, स्पेस होता है, अपन कहते हैं कि ये हमारा स्पेस है, आप यहां पर हमें किराए पे दे दो। ये किराए पे लेके हम किसी पार्टी को कह रहे हैं कि भाई हमने किसी जगह का स्पेस किराए पे ले लिया। किराए पे स्पेस लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को ढूंढ के लिए कह रहे हैं कि सर मैं यहां पर आपका ऐड लगा दूं, ये जगह मेरे पास है, आपका ऐड लग जाएगा, अच्छा है। तो ऐसे केस के अंदर ये जगह जहां पर मैंने किराए पे लिया गया है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, क्योंकि वहां पर वो स्पेस ही तो किराए पे लिया है मैंने। कस्टमर को तो मैं ढूंढ के लिए कह रहा हूं, वो तो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज है। दूसरा केस हो सकता है कि मेरा स्पेस है, मैंने खुद ने देखा कि यार मैं खुद ही क्यों ना किसी कंपनी को अप्रोच कर लूं और उसे कहूं कि सर मेरे पास स्पेस है, आप अपना ऐड लगा लो यहां पर। तो एक तरह से ये एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज है। दो केस, मेरे पास जगह नहीं है, मैं किसी की जगह रेंट पे ले रहा हूं और रेंट पे लेकर किसी कंपनी को अप्रोच कर रहा हूं कि सर मेरे पास जगह है और इस जगह पर आप रेंट लगा लो, अपना ऐड लगा लो। तो पहले मैंने रेंट पे लिया और फिर किसी कंपनी को ढूंढकर लाकर उसका ऐड लगाया। दूसरा केस, मैंने क्या किया, अपनी जगह पर किसी कंपनी को कहा कि सर यहां पर ऐड लगा लो। तो पहले केस के अंदर तो सेल्स ऑफ द स्पेस, मैं जगह बेच रहा हूं, सेल ऑफ स्पेस, तो डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए तो प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द स्पेस, होल्डिंग इज लोकेटेड, होल्डिंग इज लोकेटेड। दूसरा केस है कि मैं क्या कर रहा हूं, अपनी जगह पर किसी को एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए अप्रोच कर रहा हूं, तो दिस B2B सप्लाई, B2B सप्लाई है, तो इसी केस में रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस हो गया। और B2C है तो ऐसे केस के अंदर
रूल सेक्शन 12(2) जो डिफॉल्ट रूल है वही एज इट इज इस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी डिफॉल्ट रूल ही इस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एक बार इसको देख लो, बहुत अच्छा प्रोविजन है। मैंने शॉर्ट में क्रक्स इसका यहां पर आपको बता दिया। सेल्स ऑफ स्पेस, जगह बेच रहा हूं, रेंट पे दे रहा हूं, तो डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए, तो लोकेशन ऑफ स्पेस होल्डिंग इज लोकेटेड, जहां पर वो होल्डिंग लोकेटेड होगा वो जगह। दूसरा प्योरली एडवर्टाइजमेंट सर्विस है, मेरा स्पेस है, मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्रोच कर रहा हूं और कह रहा हूं आप सर आप अपना ऐड लगा लो, उस चीज को बता रहा है ना। Clarification regarding the place of supply of goods, particularly being supplied through e-commerce platform to unregistered person where the billing address is different from the address of delivery of goods. Billing address is different from the delivery of address of delivery of the goods, different है। तो अपन देखो इसमें इश्यू देखते हैं। मिस्टर ए अनरजिस्टर्ड पर्सन है, लोकेटेड इन स्टेट एक्स स्टेट, प्लेस एन ऑर्डर एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ मोबाइल फोन विच इज टू बी डिलीवर एट एन एड्रेस लोकेटेड इन स्टेट वाई। डिलीवर कहां होना है? वाई स्टेट में। मिस्टर ए वाइल प्लेसिंग द ऑर्डर on the e-commerce platform providing the billing address located in state X, in such a scenario what would be the place of supply of the said supply of the mobile phone, whether state parting to the billing address state X or the state parting to delivery address state Y. Clarification the place of supply of goods in accordance with the provision of section 10(1) CA 10 subsection 1 CA of IGST Act के अंदर, मैंने कहा प्लेस ऑफ सप्लाई पूरा का पूरा IGST Act के साथ ही है, shall be address of the delivery of the goods recorded in the invoice state Y in the present case where the delivery address is located. Also in such case, in case involving supply of goods to unregistered person where the billing address and delivery address are different, the supplier may record the delivery address as the address of the recipient on the invoice for the purpose of determination of the place of सप्लाई फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो डिलीवरी एड्रेस क्या लेना है आपको? ऐसे केस में डिलीवरी एड्रेस आपको लेनी होगी। तो डिलीवरी एड्रेस आपको लेना होगा एज ए प्लेस ऑफ सप्लाई के रूप में। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई तक जो स्टेटरी अपडेट थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली, कंप्लीट कर ली है। बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।